हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास NCERT मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब कि जो ह्यूमन जीनोम है, जीनोम मीन्स न्यूक्लियर या DNA की स्ट्रक्चर को स्टडी करने का प्रोजेक्ट, मतलब कि पूरे DNA के मॉलिक्यूल्स जो एक सेल में पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया गया और उसके प्रॉपर सीक्वेंस का पता लगाया गया, उसके कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन सभी का पता लगाने वाला प्रोजेक्ट जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आता है। तो सबसे पहले देखते हैं जीनोम। जीनोम क्या होता है और जीनोमिक्स को हम देखते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। जीनोम मीन्स हम कह सकते हैं किसी भी DNA का, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका DNA या उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको हम कह सकते हैं जीनोम। वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर DNA हो सकता है या कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो RNA के रूप में माना जाता है, तो वो उसका जीनोम माना जाएगा। जो भी अनुवांशिक सूचनाएं, जो भी ऐसा मटेरियल जो अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है उसे हम बोलते हैं जीनोम। जीनोम के अंदर मेनली स्टडी किया जाता है कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों का, जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले एक्सप्रेसिव जीन भी होंगे और ऐसे जीन भी होंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। तो जीनोम मीन्स उसके अंदर सेल का है तो वहाँ पर DNA आ जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर एक तरह की प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उसका जीनोम है वो अलग से स्टडी किया जाता है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी DNA पाया जाता है जो न्यूक्लियोइड टाइप का होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट का जीनोम है। तो पर्टिकुलर सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पर्टिकुलर सेल में पाए जाने वाले DNA मॉलिक्यूल्स या जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, जीनोम। और इस जीनोम के अध्ययन करने को या जीनोम की कंप्लीट स्टडी को अध्ययन करने को हम बोलते हैं जीनोमिक्स, उस जीनोमिक्स बोलते हैं। तो मेनली हम जीनोम को हम कह सकते हैं, जीनोम जो है वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि यदि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर आधे क्रोमोसोम फादर से, आधे क्रोमोसोम मदर से प्राप्त होते हैं, तो उसका एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम की कॉपी होती है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उनमें से यदि हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम की स्टडी कर लेते हैं तो उसको हम जीनोम कह सकते हैं, और उसी के DNA के या जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करने को हम बोलते हैं जीनोमिक्स। अब आगे देखते हैं ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के अंदर आपको यहाँ डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्रोमोसोम की दी गई है, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर उनके अंदर जो उसकी आर्म्स हैं, P आर्म्स, Q आर्म्स, जो क्रोमोसोम्स की पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग उनके सेट बने गए हैं। तो प्रत्येक क्रोमोसोम एक दूसरे का होमोलोगस है और प्रत्येक की स्ट्रक्चर जो है वो एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ग्रुप की स्ट्रक्चर दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से थोड़ी अलग है, उनके साइज़ का डिफरेंस है, उसके सेंट्रोमियर की पोजीशन डिफरेंस है। उसके आधार पर ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में यदि हम 23 क्रोमोसोम्स की स्टडी कर लेते हैं तो वो जीनोम माना जाता है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो क्या होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर मेनली DNA की सीक्वेंस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सीक्वेंस पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल साइट में 5, 3 और 3, 5 के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का ग्रुप है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, वो आपस में जुड़े रहते हैं एडेनिन, थाइमिन के साथ, और साइटोसिन, ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, जिसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो रिस्पेक्टिवली इनके बीच में पाए जाते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है, ये इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को पता लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया। ये होता क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये सीक्वेंस है। हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इन प्रोसीजर के अंदर देखा कि प्रत्येक जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उसका एक मीनिंग होता है। मीनिंग मीन्स वो एक पर्टिकुलर किसी एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाले ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं जीन्स, जिसको हम सिस्ट्रोन भी कह सकते हैं, या फिर इनको एक्सोन बोलते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इन न्यूक्लियोटाइडों के कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करते, ऐसे रीजन को हम बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन, या उनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। वो पूरे क्रोमोसोम्स के अलग अलग साइट्स पे पाए जाते हैं। कुछ रीजन जो
होते हैं वो कोडिंग होते हैं, कुछ रीजन जो होते हैं नॉन कोडिंग होते हैं। तो उन सब की स्टडी करना और उनको सीक्वेंसली अरेंज करके बताना भी एक ह्यूमन जीनोम जो डीएनए है उसके जो क्रोमोसोम्स है उसके ऊपर जीन इस क्रम में सभी के सभी अरेंज होते हैं, तो उनकी स्टडी की जाती है। तो पहले ये माना जा इसके अंदर जो जीन्स हैं उनके लगभग 20 से 25,000 या मैक्सिमम 30,000 जीन्स की स्टडी की गई। लेकिन पहले ये माना जाता था कि इसके अंदर जीन्स की संख्या है वो लाखों में हो सकती है, लेकिन जब पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो पूरा होने के बाद में अंत में ये कंक्लूजन निकला भी टोटल जो जीन्स की संख्या है वो एक ह्यूमन्स के अंदर लगभग 25 से 30,000 के बीच ही है। तो वो अलग अलग 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर वो जीन्स हैं वो लोकेटेड हैं, और कोई भी जीन जो होगा वो एक्सप्रेसिव होगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, यदि नॉन एक्सप्रेसिव होगा तो नॉन कोडिंग होगा, वो किसी भी तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। यदि वो एक्सप्रेसिव जीन है तो वो आरएनए भी बनाएगा, आरएनए से कोडिंग उस कोडिंग के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इस पूरे जीनोम की कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? 1990 के अंदर लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और ह्यूमन जीनोम के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ जीन लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर्स पाई जाती है। जब इसको स्टडी किया गया तो यहाँ पर जो संख्या पाई गई वो पाई गई लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर्स एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इस तरह के जो हैं वो बेस पेयर की संख्या है वो 3 × 10⁹ बेस पेयर है वो लगभग पाई जाती है। अब ये इसको देखें इसके ऊपर कॉस्ट क्या आएगी या इसका डेटा जो होगा वो किस प्रकार से कलेक्ट किया गया। तो यदि ये यूएस साइंस और डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और उसके ऊपर जो एक बेस पेयर का खर्चा $3 पर बेस पेयर, मतलब कि हम कह सकते हैं $3 पर बेस पेयर का खर्चा आता है। तो यदि इस डीएनए के अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर है, इसका मतलब टोटल यूएस डॉलर जो 9 बिलियन खर्च लगभग होने का ये जो प्रोजेक्ट था वो लगभग खर्च किया गया इसके ऊपर। और यदि हम इस डीएनए के सीक्वेंस को एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अध्ययन करने के बाद इसकी यदि हम एक्सपेंड को बोलें या इसका जो विस्तार है डीएनए का वो माने, तो यहाँ पर जो डीएनए का विस्तार है वो लगभग सीक्वेंस को यदि लिखा जाए कॉपी के अंदर या किसी नोटबुक के अंदर तो उसको डीएनए का सीक्वेंस लगभग 1000 लीटर के 1000 पेज के 3300 किताबें एक साथ लिखी जाएंगी, तब कहीं जाकर ये डीएनए पूरे 23 क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम लिखेंगे। इतना जो विस्तार है डीएनए का, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो इतना अमाउंट ऑफ डाटा को हम किसी बुक के अंदर या किसी एक जगह पर लिखने में असमर्थ हो सकते हैं या इसके अंदर कुछ गलतियां भी हो सकती है नोट करते समय। तो इसके स्थान पर हम नोटबुक या बुक के स्थान पर हम एक अलग से टेक्निक वैज्ञानिकों ने यूज़ की जिसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड डेटा जो है वो उसके अंदर स्टोर किया गया। जो भी न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस थे उनको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन, और उनको एक कंप्यूटराइज्ड डेटा के अकॉर्डिंग उसके अंदर स्टोर किया गया। उस कंप्यूटराइज्ड डेटा को स्टोर करने के बाद में एक नई टर्म हमें मिलती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब कि बायोलॉजिकल टर्म्स के अंदर यदि किसी सूचनाओं का संग्रहण, हम किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का संग्रहण किसी भी सूचनाओं का कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया गया। अब देखते हैं ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसके अंदर दो मुख्य एजेंसी थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड यूएस जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH और DOE डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। और 1990 के अंदर ये प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ, जिसके अंदर अनेक देश जो थे वो इसके अंदर जुड़ते चले गए और एक वर्ल्ड वाइड ये जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से ये सक्सेसफुल हुआ। और इसको पूरा होने में लगभग 16 साल लगे। किस स्टेप में पूरा हुआ, किस प्रकार से पूरा हुआ, हम आगे देखेंगे। अभी तक ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया।
इसका उद्देश्य क्या था, मतलब कि ये किसके लिए इसका यूटिलाइजेशन किया गया। यदि हमारे पास एक डीएनए की स्ट्रक्चर मौजूद है, उस डीएनए की स्ट्रक्चर के बाद यदि हमें कुछ ऐसे सीक्वेंस मिलते हैं जो उस डीएनए के अंदर, ह्यूमंस डीएनए के अंदर, वो किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ते हैं, जो कुछ जेनेटिक अनुवांशिक बीमारी, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, इस तरह की बीमारियों के अध्ययन करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हुआ और यूज़फुल हुआ, हेल्पफुल हुआ। और हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, प्लांट्स का यदि हम स्टडी करते हैं तो प्लांट्स के अंदर एग्रीकल्चर की ग्रोथ किस प्रकार से हो, जीन में किस प्रकार से हम ये जीन जो है वो इस प्लांट के लिए नुकसानदायक है, इस जीन की प्रेजेंस में ये प्लांट है वो पर्टिकुलर पौधा या फसली पादप जो है वो फ़ायदा करता है, तो उसके अंदर हम उसको स्टडी करके उन जीन्स को हम किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। और उन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम उन जीन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक तरीका है। कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है, उसका अलग से आपको ट्यूटोरियल वीडियो में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च कर दिया तो उन्होंने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म भी लिए जो किसी न किसी तरीके से उनका एवोल्यूशन के अंदर या पूरे इन जो हमारी ऑर्गेनिज़म की जो हिस्ट्री है, जो इवोल्व हुए, प्लांट्स बने, प्लांट्स के अंदर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एनिमल्स के अंदर भी पहले बैक्टीरिया थे, ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से फिर धीरे धीरे उसके अंदर एडवांस बढ़ाते गए, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आए, फिर एल्गी आए, फिर फंजाई आए। तो उनका एडवांसमेंट के लिए, एवोल्यूशन की हिस्ट्री चेक करने के लिए वैज्ञानिकों ने ह्यूमन के जीनोम के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने स्टडी किया, जिसके लिए उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म लिए वो बैक्टीरियल सेल, ईस्ट, ड्रोसोफिला, जिसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर 2 प्लांट्स का जीनोम की स्टडी की, राइस और एरेबिडोप्सिस, एक ब्रेसिकेसी फैमिली का एक मेंबर है एरेबिडोप्सिस, और राइस ये ग्रेमनी फैमिली का हो गया। फिर एक सिनोरेबाइटिस एलिगेंस, एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजन निमेटोड्स है, जो एक तरह का इंसेक्ट है, निमेटोड्स है, जो क्या है सिनोरेबाइटिस एलिगेंस या सी एलिगेंस बोलते हैं इनको। तो इन ऑर्गेनिज्म का भी क्या किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, उनके साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इनकी स्टडी के लिए भी ये प्रोजेक्ट है वो चलाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, नीट के पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी, इसमें पूछ सकते हैं कौन सा नहीं है, कौन सा है, ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सभी के सभी नाम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया, ईस्ट, ड्रोसोफिला, प्लांट्स के अंदर राइस और एरेबिडोप्सिस और सिनोरेबाइटिस एलिगेंस, फ्री लिविंग निमेटोड्स। तो इनका अध्ययन भी साथ साथ में किया गया। फर्स्ट प्लांट जो था वो एरेबिडोप्सिस जो प्लांट है वो फर्स्ट प्लांट का जीनोम है वो तैयार किया। उसके बाद राइस का तैयार किया गया। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है उसमें नीट के अंदर और पूछ लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद इसके उद्देश्य क्या थे, मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या था, लगभग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 20 से 25 हज़ार जीनोम, उनके अंदर जो जीन पाए जाते हैं उनकी स्टडी करना। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कुल 24 क्रोमोसोम की स्टडी करना, मतलब कि 24 मीन्स 22 ऑटोसोम्स और एक क्रोमोसोम एक्स और एक क्रोमोसोम वाइस। तो इस तरह से हमारे पास मेल और फीमेल दोनों तरह के जीनोम की हम स्टडी कर सकते हैं। यदि हम 24 क्रोमोसोम्स की स्टडी करेंगे तो उसके ऊपर 3 बिलियन 3 × 10⁹ बेस पेयर उनकी स्टडी है वो की गई। इसके डेटा को स्टोर करना, जो भी सीक्वेंस हमें मिल रहा है उसके डेटा को इन्फॉर्मेशन के रूप में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में कंप्यूटराइज्ड डेटा स्टोर करना, और इन्फॉर्मेशन जो दी गई उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसका किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है वो उसका उद्देश्य था। उसके बाद टेक्नोलॉजी को अदर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मेडिसिनल इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार से यूज़ करना है, हम किस प्रकार की मेडिसिन यूज़ करें ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, फसलों किस प्रकार से हम एडवांसमेंट लेके आएँ। फूड इंडस्ट्री के अंदर हम किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को किस प्रकार बढ़ाएं, उसमें कौन सी प्रोटीन के प्रोडक्ट हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। वो जीनोम को स्टडी करने के बाद हम उसको आगे, उसका उद्देश्य था भी हम अलग अलग ब्रांच के अंदर इसका हम अध्ययन करने के बाद हम उनमें एडवांसमेंट ला सकते हैं। और 6 पॉइंट LC मीन्स सोशल, लीगल एंड
एथिकल इशू, एथिकल, लीगल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस किस प्रकार से हो, उनको किस प्रकार से अप्लाई किया जाए। तो एलसी क्या है, एलसी को देख लेते हैं। जो भी सूचनाएं स्टोर की जाती है, यदि हम किसी ह्यूमन जीनोम के डेटा को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डेटा को यदि हम कंप्यूटराइज्ड करते हैं, उसके बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में हम डेटा का सीक्वेंस यदि हम पता लगा लेते हैं, तो उसका किसी भी तरीके से इल्लीगल यूज़ नहीं होना चाहिए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी तरीके से उसकी प्राइवेसी और फेयरनेस का पूरी तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जेनेटिक, मतलब कि सभी जो जेनेटिक टेस्टिंग है उनको सबको इंटीग्रेट करना, आपस में मिलाना, ताकि हम कोई नए तथ्यों तक, नए आंकड़ों तक पहुंच सकें और हम अपने जीन के अंदर क्या सुधार करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के अंदर कुछ आनुवंशिक बीमारियां हैं उनसे बच सकें। एथिकल इश्यूज़, मतलब कि जेनेटिक रिसर्च के अंदर जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी तरीके से लीक नहीं होनी चाहिए। वो रिसर्च जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के प्रति है तो वो लीक नहीं होनी चाहिए, उसका एथिक्स के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसका एजुकेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, तो उनका भी किसी भी तरीके से एजुकेशन और हेल्थ केयर के अंदर इसका यूज़ होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के अंदर हम अपने गुणों के अंदर, अपने कैरेक्टर्स के अंदर या अपने इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स के अंदर किसी न किसी तरह से सुधार कर सकें। और उसमें रिसर्च है वो लगातार चलती रहनी चाहिए। तो ये उनके उद्देश्य थे मेन। इनका उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके से आने वाले जनरेशन के अंदर वो पीढ़ी दर पीढ़ी इन कैरेक्टर्स को किस प्रकार सुधार करें। अब देखते हैं आगे। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो मेथड्स यूज़ किए गए, मतलब कि डीएनए का सीक्वेंस जो पता लगाना था, वो कौन कौन से मेथड्स यूटिलाइज़ किए गए, उनमें कौन कौन से मेथड जो थे वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किए गए। तो एक मेथड जो शुरू किया गया उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एक तरह का मेथड है जिसके अंदर सिर्फ कोडिंग रीजन, मतलब कि ऐसे रीजन जो प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले या एक्सप्रेसिव जीन हैं उनको ही वो पता लगा सकते थे एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड के द्वारा। मतलब कि ऐसे डीएनए के सीक्वेंस जो आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं सीक्वेंस का पता लगाने का मेथड होता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। और दूसरा मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन ऐसे ऐसा मेथड है जिसके अंदर प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस के साथ साथ नॉन कोडिंग सीक्वेंस का भी पता लगाने का एक मेथड यूज़ किया गया जिसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन हम आगे पढ़ेंगे स्लाइड बाय स्लाइड। तो पहले देखते हैं हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, EST। ये क्या होता है, मतलब कि ऐसे जीन जिसका अध्ययन एक्सप्रेसिव करने वाले जीन जो अपने आप को आरएनए फॉर्मेशन के लिए तैयार रखते हैं, उनका किस प्रकार से सीक्वेंस पता लगाया गया। तो हमने mRNA की फॉर्मेशन हमने समझी थी, जिसमें यूकैरियोटिक डीएनए है, उसके ऊपर कुछ एक्सॉन्स पाए जाते हैं और कुछ इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। इनको एक्सॉन को एक्सप्रेसिव जीन बोलते हैं, इंट्रॉन को इंटरप्टिव जीन बोलते हैं। एक्सॉन्स के द्वारा आरएनए की फॉर्मेशन होती है और वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, जबकि इंट्रॉन है वो किसी तरह से आरएनए की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जब इंट्रॉन, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर में और येलो कलर में अलग अलग पार्ट्स में आपको दिखाई गई यूकैरियोटिक डीएनए, जब उनको ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है तो उसके द्वारा mRNA की फॉर्मेशन होती है, जो हेटेरोजेनस mRNA होता है। फिर उसकी स्प्लाइसिंग की जाती है और स्प्लाइसिंग करने के बाद में एक मैच्योर mRNA बन जाता है। मतलब कि ये डीएनए के पर्टिकुलर जो आरएनए का सीक्वेंस करने वाले जीन्स थे, उनको अलग अलग पॉलीमरेज के द्वारा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में उनको अलग अलग निकाल दिया, और निकालने के बाद डिफरेंट टाइप के एमआरएनए हमारे पास तैयार हो गए। अब इस डिफरेंट टाइप के एमआरएनए के ऊपर एक एंजाइम काम किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, हमने सेंट्रल डोग्मा में देखा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए को हम बना सकते हैं आरएनए के ऊपर। मतलब कि आरएनए के ऊपर यदि हम डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम की रिएक्शन करेंगे या उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एमआरएनए बेस्ड डीएनए बनता है, जो क्या होगा, एमआरएनए के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डीएनए के स्ट्रैंड को बनाता है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, डीएनए का सीक्वेंस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, mRNA या कोडिंग सीक्वेंस जो है वो हमें प्राप्त हो जाए। इस तरह से अलग अलग पॉलीमराइजेशन प्रक्रिया होगी, जिसके द्वारा हम अनेक mRNA से अनेक हम DNA के सीक्वेंस प्राप्त करेंगे। और उन सीक्वेंस का जो
डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो मिला उसकी लाइब्रेरी जो हमारे पास मिलेगी उसका हम बोलेंगे टैग फ्रैगमेंट, मतलब कि ये फ्रैगमेंट जो है वो हमारे लिए कोडिंग सीक्वेंस का टैग है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे डीएनए का सीक्वेंस प्राप्त होगा, उसको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, मतलब कि हम सिर्फ कोडिंग रीजन के ही डीएनए के सीक्वेंस को हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। नॉन कोडिंग डीएनए का सीक्वेंस इससे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या करता है, केवल इसकी टेक्निक जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की गई, लेकिन फिर टेक्निक और एडवांस किया गया और फिर उसके बाद जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये 2% से भी कम सीक्वेंस जो है डीएनए का हमें पता चला, क्योंकि ऐसे रीजन जो प्रोटीन को कोड करते हैं वो रीजन जो थे वो 2% से भी कम रीजन जो थे वो डीएनए के हमें मिले। इसका मतलब उसको और एडवांस किया गया और वैज्ञानिकों ने सोचा भी अब ये डीएनए की स्टडी करना ज़रूरी हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग रीजन दोनों का ही उन्होंने अध्ययन करने के लिए इस तरीका अपनाया। और सीक्वेंस एनोटेशन के अंदर क्या किया, कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन जीन्स जो जीन हैं जो प्रोटीन है, और नॉन कोडिंग जीन जो प्रोटीन नहीं बनाता उनका सीक्वेंस भी करते हैं। यहाँ पे जीन प्रेडिक्शन एक टर्म दी गई। जीन प्रेडिक्शन का मतलब किसी भी रीजन को आइडेंटिफाई करना जो प्रोटीन कोडिंग रीजन को इंक्लूड करते हैं, स्पेशल आरएनए जीन्स, उनको भी वहाँ पर अध्ययन साथ साथ किया गया। अब सीक्वेंस एनोटेशन में क्या है, एक कोई भी डीएनए का सीक्वेंस है वो लिया गया, उस डीएनए के सीक्वेंस को एक पर्टिकुलर किसी एक सैंपल में से, हम डीएनए का एक सैंपल लिया गया, हम पर्टिकुलर किसी सेल को यदि हम वहाँ से किसी बॉडी में से किसी ऑर्गेनिज्म में से ले लेंगे तो उसके अंदर पर्टिकुलर जीनोम जो होगा वो सेल के अंदर उसका प्रेजेंट होगा। मतलब कि एक सेल जो है वो, कोई भी सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं। यदि प्लांट्स का लें तो हम किसी भी लीफ से, रूट से, स्टेम से, ऑर्गेनिज्म है तो उसके बाल से, उसके नाखून से, उसके चमड़ी का कोई हिस्सा है, कोई सेल है, कोई टिश्यू है, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका ब्लड सैंपल ले सकते हैं। उससे हम क्या ले लेते हैं, डीएनए को वहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद में उसको हम किसी पर्टिकुलर एंजाइम से उन डीएनए को फ्रेगमेंट्स में काटते हैं, जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम में लिया जाता है। अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को काटने के बाद में उन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को एक पर्टिकुलर वेक्टर जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, जो ईस्ट या बैक्टीरियल हम जीनोम काम में ले सकते हैं, जो आसानी से क्या कर सकता है, उसके अंदर ग्रोथ हो सकती है या अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। क्योंकि नॉर्मल सेल जो होगी वो रेप्लिकेट करने में टाइम लगाती है, तो हम उसके डीएनए के फ्रेगमेंट्स या डीएनए के जो टुकड़े थे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटे थे, उसको बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स के द्वारा उस जीन के उस फ्रेगमेंट को या डीएनए के उस टुकड़े को किसी बैक्टीरियल क्रोमोसोम और या फिर ईस्ट क्रोमोसोम के साथ जोड़ देते हैं। तो वो क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और उस डीएनए के फ्रेगमेंट की अनेक लाइब्रेरी तैयार कर लेता है। तो ऐसा डीएनए जो किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद में वो डीएनए अपनी एक कॉपी तैयार करेगा, क्योंकि ईस्ट और बैक्टीरियल सेल जो होती है वो बहुत जल्दी, लगभग 15 या 20 मिनट के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है, अंडर संख्या डबल कर सकती है। तो जैसे ईस्ट और बैक्टीरियल सेल डबल होती चली जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हमने अपनी सेल के अंदर से बाहर निकाला है उनकी कॉपी भी क्या होती है, उनकी लाइब्रेरी के रूप में अनेक कॉपीज़ हैं वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद उनको क्या किया जाता है, उन डीएनए सीक्वेंस जो मिले, उन डीएनए सीक्वेंस को, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मिले, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम अलग अलग लेंथ या उनके न्यूक्लियोटाइडों की लेंथ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करने का प्रोसेस किया जाता है। भी हमें पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस किस प्रकार से मिला, इसके लिए फ्रेडरिक सेंगर का मेथड जो अप्लाई किया गया, फ्रेडरिक सेंगर ने डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड अप्लाई किया गया, जिसमें एक अननोन डीएनए को हम किस प्रकार उसका सीक्वेंस पता लगा सकते हैं। तो फ्रेडरिक सेंगर का जो मेथड है वो सबसे बेस्ट यहाँ अप्लाई किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, जो 1975 में लॉन्च हुआ। फ्रेडरिक सेंगर का जो मेथड है वो किस प्रकार से काम करता है, तो इसके अलग से एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वहाँ से वीडियो के अंदर आप फ्रेडरिक सेंगर का डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक तरीका है जिसके द्वारा डीएनए का, अननोन डीएनए का सीक्वेंस है वो हम पता लगा सकते हैं, और डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर देते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, या डीएनए का जो फ्रेगमेंट्स है वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। फ्रेडरिक सेंगर का मेथड जो अप्लाई किया गया, और उसके बाद
जो डीएनए के सीक्वेंस हमें मिलते हैं उसके बेसिस पे हम पूरा डीएनए को हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये मेथड अप्लाई किया गया फ्रेडरिक सेंगर का, जो एनसीईआरटी की बुक के अंदर मेंशन कर रखा है। बहुत ही शानदार मेथड है, इसको यदि पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अलग से लिंक दे रखा है। और फुल प्रूफ, मतलब कि पूरी तरह से ये गलती होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहती है। इसके साथ ओवरलैपिंग जीन्स है, ओवरलैपिंग जीन्स के बारे में अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके अंदर। ओवरलैपिंग जीन्स मेनली प्रोकैरियोटिक सेल का स्पेशल करैक्टर होता है, जहाँ पर ओवरलैपिंग जीन का मतलब ये होता है कि जितने जो कोडिंग रीजन हैं, जितने प्रोटीन का सिंथेसिस उनके ऊपर पाया जाता है, उससे ज़्यादा प्रोटीन वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। मतलब कि एक जीन दूसरे जीन को ओवरलैप करता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, मेनली प्रोकैरियोटिक, तो उनका भी वो साथ साथ में अध्ययन किया जाता है। वो जब ये फ्रैगमेंट्स फ्रेडरिक सेंगर की जो मेथड्स है उसके द्वारा जब डीएनए फ्रैगमेंट्स मिल गए, तो उनके कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी के द्वारा पूरा डाटा जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड डाटा के अंदर उसको स्टोर किया गया और वो एक प्रोग्राम बनाया गया। और उन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्रोमोज़ोम जो है वो क्रोमोज़ोम पे डीएनए कैसे अरेंज है उसको फिर वो एक नोट के रूप में, एक टिप्पणी के रूप में वहाँ पर नोट किया जाता है भी डीएनए के क्रोमोज़ोम, जो क्रोमोज़ोम्स हैं उसके ऊपर डीएनए सीक्वेंस में अरेंज है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। डीएनए के सीक्वेंस को पहले अननोन डीएनए के सीक्वेंस का पता लगाया और पता लगाने के बाद उस सीक्वेंस को कंप्यूटराइज्ड अरेंज किया, फिर उसको क्रोमोज़ोम वाइज उनको अलग अलग टाइप से लिखा गया भी इस क्रोमोज़ोम के ऊपर ये सीक्वेंस है, इस क्रोमोज़ोम पर ये सीक्वेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग किस क्रोमोज़ोम के द्वारा कौन सी प्रोटीन बन रही है इसका भी वहाँ पे स्टडी की जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये डीएनए है, उसके एक्सॉन और इंट्रोन हो गए। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पूरा हो गया, पूरा होने का मतलब है कि इसके अंदर जो स्टडी होती गई, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वैज्ञानिकों को मिली, जब स्टडी होती गई तो क्या क्या चीज़ें वैज्ञानिकों को मिली वो देखते हैं। लगभग 3.1647 बिलियन, एग्जैक्ट फिगर जो है वो यही है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, और हमें इसको ही याद रखना है। और दूसरी बुक्स के अंदर जो फिगर दे रखी है उसको हमने याद नहीं रखना है, एग्जैक्ट फिगर यही है 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर्स का पता लगाया गया। दूसरा, इसके अंदर जो चीज़ मिली उसके अंदर जो जीन थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोटाइडों की सीक्वेंस पर्टिकुलर किसी काम को परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम बोलते हैं जीन्स। जैसे सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं। तो ग्रुप ऑफ वो रेकॉन जीन, सिस्ट्रॉन जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, इनहिबिटरी जीन, तो इस तरह के ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस होते हैं। बेस पेयर का ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर किसी काम को परफॉर्म करने के लिए तैयार किया जाता है या डीएनए में पाया जाता है। तो ऐसा ही एक 3000 बेस पेयर का जीन, 3000 बेस पेयर का जीन है वो पाया गया क्रोमोसोम नंबर 1 पर। क्रोमोसोम नंबर 1 पर जो जीन पाया गया एक्स क्रोमोसोम पे पाया गया और उसे बोला गया डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी जीन पाया गया। जो मस्कुलर जीन होता है इसको डिस्ट्रोफी एक रोग है, लेकिन डिस्ट्रोफिन जीन पाया गया। डिस्ट्रोफिन जीन का काम होता है हमारे मस्कुलर मूवमेंट को, एक तरह की प्रोटीन होती है जो मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करती है। यदि इस जीन के अंदर कुछ भी हेरफेर हो जाती है तो उस रोग को हम बोलते हैं डिस्ट्रोफी। डिस्ट्रोफी मीन्स मस्कुलर मूवमेंट जो होता है अबनॉर्मल हो जाता है। जैसे कोई भी मसल्स, आईलिड की मसल है, हाथ या पैर की मसल्स है, हमारी आई बॉल की मसल है, या टंग है, लिप्स है, माउथ है, जा है, जो भी मसल्स काम करनी है उस काम करने के लोकोमोशन के अंदर क्या करते हैं, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो पाई जाती है, जो सार्कोलेमा और मायोफिलामेंट्स के बीच पाई जाती है, जो किसी भी मस्कुलर मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। तो सबसे बड़ा जीन है वो यहाँ पर पाया गया। उसके बाद लगभग जो इंसुलिन का जीन जो था वो 10 किलो बेस, मतलब 10,000 बेस पेयर्स का ही बना हुआ था। और हम इंसुलिन सबसे अधिक है। बीटा ग्लोबिन जो बेस पेयर्स है वो 2400 किलो बेस की थी, 2.4 मिलियन बेस पेयर्स की पाई गई। उसके बाद ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ अबाउट 30,000 जीन, मतलब कि ये पहले अप्रोक्सीमेट था कि लाखों में जीन्स मिलेंगे, लेकिन जब उसको स्टडी किया गया तो लगभग 30,000 जीन मिले, जो पहले के आंकड़ों से बहुत ही कम थे। मतलब कि माने गए आंकड़ों से बहुत ही कम जीन जो थे वो ह्यूमन्स के अंदर मिले। ह्यूमन जीन की जो स्ट्रक्चर है वो माउस के जीन के स्ट्रक्चर से लगभग मेल खाती है। उसके बाद यहाँ पर जो 9/10 ऑफ जीन्स आर आइडेंटिकल ऑफ द माउस, मतलब कि 10 में से 9 पार्ट हैं वो क्या हैं, वो माउस के साथ मेल करती है। वो भी एक तरह का क्या है,
मेमल्स है तो मेमल के साथ वो मैच करेगा, तो 9/10 ऑफ द जीन्स आर आइडेंटिकल विद द माउस। और उसके बाद फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के साथ हमारा कंपैरिजन किया गया और इस्चीरिया कोलाई के साथ कंपैरिजन किया गया, तो कितने जीन्स हमारे अंदर इस्चीरिया कोलाई से ज़्यादा हैं और ड्रोसोफिला बैक्टीरिया से कितने ज़्यादा हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे बड़ा जीन है, क्रोमोसोम नंबर 1 जो है उसके ऊपर सबसे अधिक जीन 2968 जीन पाए गए। इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक जीन कौन से क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सबसे अधिक जीन 2968 जीन पाए जाते हैं। और वाई क्रोमोसोम सबसे लेस जीन रखता है, जो सेक्स डिटरमाइन करने में, मेल या फीमेल का डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो वाई क्रोमोसोम है, एक तरह का एलोसोम है, तो उसके ऊपर सबसे कम जीन 231 जीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद जो ये यही बता रहा है कि सबसे अधिक जीन और सबसे कम जीन कौन कौन से क्रोमोसोम पर है। क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर सबसे अधिक जीन, एग्जैक्ट फिगर यही है, और वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन है, वो 231 जीन्स पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को जब ये पता चला, पूरा डीएनए सीक्वेंस जब पता चल गया, तो उसमें से अभी भी ऐसे 50% जीन ऐसे हैं जो अननोन हैं, उनका अभी खोजा नहीं गया, उनकी खोज अभी जारी है। 50% जो जीन्स हैं वो भी अनडिस्कवर्ड हैं, उसके बारे में भी जानकारी अधूरी है। अब है ह्यूमन जीनोम फीचर्स क्या क्या, मतलब कि ह्यूमन जीनोम के अंदर क्या क्या विशेषताएं मिली। विशेषता हमें क्या मिली, पहले मैंने आपको बताया था कि जब ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया गया तो उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, कुछ इंट्रॉन्स होते हैं, कुछ एक्सॉन होते हैं। तो इंट्रॉन्स और एक्सॉन में से इंट्रॉन लगभग 98% से ऊपर का हिस्सा है वो कवर करता है, और एक्सॉन जो है वो 2% ही है। मतलब कि नॉन कोडिंग रीजन डीएनए पे सबसे अधिक पाया जाता है, और कोडिंग रीजन है वो अप्रोक्सीमेट 2% ही है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है बॉडी के अंदर। 99.9% जीनोम प्रत्येक पॉपुलेशन का हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर बिल्कुल सिमिलर है। 0.1% डिफरेंस है, वही जीन जो है वो एक पॉपुलेशन के एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग अलग करते हैं। यदि हम कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी के साथ यदि उनके डीएनए को कंपेयर करें, तो 99.9% जीन जो होंगे उसके न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एज इट इज़ होंगे। केवल जो डिफरेंस होता है डीएनए का वो 0.1% होता है। वो 0.1% कैसे है, किस प्रकार से है, तो हम उसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में समझेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किस प्रकार से वो अप्लाई होती है, तो वहाँ पर डीएनए को कंपेयर किया जाता है, और उसके आधार पर हम एक डीएनए को दूसरे डीएनए से कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि ये डीएनए दोनों सिमिलर है या आपस में मिसमैच करते हैं। तो 0.1% जो डीएनए के सीक्वेंस हैं उनको देखकर हम पता लगाते हैं कि डीएनए के अंदर कितना डिफरेंस है। तो 0.1% ऑफ ह्यूमन जीनोम न्यूक्लियोटाइड्स रिप्रेजेंट द वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके बाद है 1.4 मिलियन लोकेशंस ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्निप्स। ये क्या होते हैं, स्निप्स भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। स्निप्स मेनली न्यूक्लियोटाइडों के ऐसे ग्रुप होते हैं या ऐसे जीन के ऐसे न्यूक्लियोटाइडों के जीन होते हैं जो एक ही बेस के बने होंगे, या तो उसमें साइटोसिन ग्वानिन का बेस पेयरिंग होगी, या फिर उसके अंदर एडेनिन थाइमिन की लगातार एक ही बेस पेयरिंग पाई जाएगी, या एक ही तरह का सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो जीनोम पाया जाता है। वो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि वो एक डीएनए को दूसरे डीएनए से अलग अलग करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अंदर इसको अलग से पढ़ेंगे। स्निप्स क्या होते हैं, स्निप्स का पता चला वैज्ञानिकों को। और उसके बाद क्रोमोसोम डिजीज़, जो किसी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कोई रोग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इनके रोगों का पता लगाने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो काम में आया। उसके बाद में कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंस जो थे वो पता चले ह्यूमन जीनोम के अंदर। रिपीटेटिव सीक्वेंस, जो सीक्वेंस एक दूसरे के साथ रिपीट होते हैं, जो सैटेलाइट रीजन में पाए जाते हैं, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। सैटेलाइट वो रीजन होते हैं जहाँ पर रिपीटेटिव सीक्वेंस, मतलब कि डीएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइडों के सीक्वेंस जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, उसको VNTR STR के अंदर बांटा गया। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका वीडियो भी अलग से आपको मिल जाएगा।
तो उसमें मिनी सैटेलाइट हैं, जो मिनी सैटेलाइट जो 30,000 मिनी सैटेलाइट की लोकेशन पाई जाती है। मिनी सैटेलाइट का जो डीएनए का बेस पेयर का जो न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होती है वो लगभग 11 से 60 बेस पेयर जो होते हैं वो लगातार एक दूसरे को रिपीट होते हैं। उसमें मिनिमम जो न्यूक्लियोटाइडों का सीक्वेंस होगा वो 11 होगा और अधिकतम 60 बेस पेयर के न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो एक दूसरे को, मतलब कि वहाँ पर एडेनिन थाइमिन, एडेनिन थाइमिन या साइटोसिन गुआनिन का लगातार न्यूक्लियोटाइडों का सीक्वेंस जो होगा वो एक दूसरे को रिपीट करता रहता है। वो क्या होता है हम उसको अलग से वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और उससे ज़्यादा पाए जाते हैं माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट मिनी सैटेलाइट से छोटे होते हैं, मतलब कि उनका बेस पेयर की संख्या मिनी सैटेलाइट से थोड़ी कम होती है। वो 10 बेस पेयर्स की संख्या होती हैं और वो मिनी सैटेलाइट से उनकी संख्या कम होती है। वो भी एक दूसरे को रिपीट करते हैं, उनको STR बोलते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। जबकि मिनी सैटेलाइट को हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTRs बोलते हैं। तो वो सब DNA फिंगरप्रिंटिंग में समझेंगे किस प्रकार से होता है। तो रिपीटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं वो लगातार हज़ारों बार या सैकड़ों बार वो सीक्वेंस जो होते हैं वो DNA के ऊपर रिपीट होते रहते हैं। मतलब कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइडों का सीक्वेंस जो होगा वो लगातार रिपीट होता रहेगा, उनको हम बोलते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस। और वो DNA के क्रोमोसोम के जो DNA के जो ऐसे DNA जो सैटेलाइट के अंदर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम सैटेलाइट वाले क्रोमोसोम, मैंने क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में बताया था भाई, सैटेलाइट टीलोमियर से पहले के रीजन होते हैं जो क्रोमोसोम के सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकुचन के बाद पाए जाते हैं। और वहीं से DNA को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे DNA के साथ मैच कर सकते हैं या उसका हम अध्ययन करते हैं। तो वहीं पर हमें DNA का डिफरेंस है वो हमें मिलता है। उसके बाद क्रोमोसोम के एवोल्यूशन को, इनको स्टडी करके हम क्रोमोसोम के एवोल्यूशन को पता लगा सकते हैं किस प्रकार इवॉल्व हुए। और जो भी बेस पेयर्स थे वो ऐसे न्यूक्लियोटाइडों के ऐसे सीक्वेंस जो बेस पेयर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर्स और सैटेलाइट के ऊपर जुड़े रहते हैं। जो जंक DNA होते हैं वो कोई काम नहीं करते, वो DNA के साथ आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे चलते रहते हैं और लगातार वो पाए जाते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेनली जो डिसऑर्डर्स हैं, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम ठीक करने में काम कर सकते हैं। कोई बीमारियां हैं, कैंसर्स का हम इलाज है वो भी खोजाने के, लेकिन हम इसको कौन से जीन जो हैं उनको जीन्स जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको जीन्स को पीढ़ी दर पीढ़ी किस प्रकार हम उनकी मेडिसिन के द्वारा या किस प्रकार हम उनको हटा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। हेल्थ केयर के अंदर मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं हम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को किस प्रकार मेडिसिन के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्शंस किस प्रकार हम प्रोटीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अलग अलग टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं। नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो मैंने आपको बताया, जिसके सिनोरेबाइटिस, एलिकेंस, जो राइस और प्लांट्स जो थे ब्रेसिका फैमिली के, ईस्ट है, बैक्टीरिया है, उनको भी साथ साथ में स्टडी करने पर हमें पता चलता है कि ये इवोल्यूशन के प्रोसीजर को बताते हैं। भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक सेल दूसरे सेल से ओरिजिनेट होती है और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होता है। तो इस सब का स्टडी भी किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में होगी, हम उसको अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।